हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू चैनल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर का पार्ट 5 करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 3 बीकर्स लेवल्ड एज ए, बी एंड सी, each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively। इसमें कहा जा रहा है 3 बीकर A, B and C, ठीक है। तो बीकर A में NaOH डाला गया और तीनों बीकर में सबसे पहले तो वाटर है, कितना 25 ml। अब उसमें बीकर A में NaOH डाला गया है, बीकर B में एनहाइड्रस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट डाला गया है एंड बीकर C में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl डाला गया है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट, ये ऑब्जर्व किया गया था दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेंट इन बीकर। फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि बीकर ए और बी में जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, गर्मी होती है ना। तो बीकर ए एंड बी थोड़ा गर्म है। वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जबकि बीकर सी में जो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो फॉल यानी कम हो गया, मतलब वो थोड़ा ठंडा होगा। तो आपको बताना है कि बीकर, अब इसमें से 4 ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। अब बीकर ए एंड बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। नंबर 2, बीकर ए एंड बी में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। नंबर 3, बीकर सी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंड नंबर 4, बीकर सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी कोई चीज़ हम किसी के साथ मिलाते हैं, जैसे वाटर के साथ NaOH या CuSO4 या NaCl मिलाया गया और अगर वहाँ पे टेम्परेचर राइज़ होता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक्सोथर्मिक हो रहा है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, एक्सोथर्मिक में हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड जाते हैं, यानी हीट प्रोड्यूस होता है, और जबकि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो रिएक्टेंट साइड रहेगा, ठीक है। तो बीकर ए एंड बी में क्या होगा, चूँकि टेम्परेचर बढ़ गया डालने के बाद बढ़ा है ना। जब हमने रिएक्टेंट यूज़ किया, रिएक्टेंट को आपस में मिलाया तो प्रोडक्ट में टेम्परेचर बढ़ गया, तो दैट इज़ एक्सोथर्मिक। तो बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक होगा। एंड जब हमने बीकर सी में वाटर के साथ NaCl डाला तो जो उसका टेम्परेचर था उससे भी वो नीचे फॉल हो गया, यानी ठंडा हो गया। इट मीन्स वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो गया, है ना। जब हम वाटर में NaCl मिलाए तो हीट एब्जॉर्ब वाला प्रोसेस हुआ वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो हमारा ऑप्शन 1 एंड 4 करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो जो सॉल्यूशन बना कॉपर सल्फेट को वाटर में डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका कलर क्या होगा, तो उसका कलर होगा ब्लू। इसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है, तो बस आपको याद रखना है ब्लू कलर होगा। तो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव द ब्लू कलर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लीड आयोडाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर है लेड आयोडाइड PbI2 इज़, वो ग्रीन कलर का होता है, या लो होता है, या ग्रे होता है, या रेड होता है। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये येलो कलर का होता है। कैसे, तो लेड आयोडाइड जो है वो प्योरली आयोनिक कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन ये कोवैलेंट होता है, इसीलिए ये हमें कलरलेस आयंस I नेगेटिव और Pb2 पॉजिटिव, है ना। जब ये कलरलेस आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कम्प्लीटली न्यू एंटिटी देते हैं, दैट इज़ PbI2, ठीक है। I नेगेटिव एंड Pb2 पॉजिटिव जब कंबाइन होता है, जबकि ये क्या होता है, कलरलेस आयन होते हैं, तो ये कम्प्लीटली एक न्यू एंटिटी देते हैं, ठीक है। तो ये एंटिटी जो होता है यानी PbI2 येलो कलर का होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एयर में जलता है, बर्न होता है, तो वो क्या देता है, तो वो देता है क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है, या वाटर एंड SO3 देता है, या H2A एंड SO2 देता है, या CO2 एंड SO2 देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। H2S जब एयर में बर्न होता है तो ये देता है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब एयर से क्या मतलब, एयर में ऑक्सीजन आ गया O2, तो H2O एंड देन SO2, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ZnO प्लस C गिव राइज टू Zn+CO, ये किसका एग्जाम्पल है, क्या इसमें रिडक्शन रिएक्शन होता है, या दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ होता है, या ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, या फिर ऑक्सीडेशन होता है, इसमें क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ZnO जो है वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है जिंक में, Zn में आप देख सकते हैं रिएक्शन ZnO प्लस C गिव राइज टू Zn+C। तो ZnO जो है वो Zn में रिड्यूस हो जा रहा है एंड कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन CO बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इसमें से जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से क्या जो है वो गलत है।
तो रिएक्शन है हमारा 2PbO प्लस सी गिव राइज टू 2Bb प्लस CO2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या लेड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। नंबर 2, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। नंबर 3, क्या कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। नंबर 4, लेड ऑक्साइड जो है वो क्या रिड्यूस हो जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 और 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रिएक्टेंट जो है उसमें क्या है, PbO है ना, लेड ऑक्साइड है, ठीक है, और प्लस कार्बन है। तो सबसे पहले तो देखिए लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके लेड बन जा रहा है, ये करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन में टिक मार्क करना है। तो 4 नंबर तो कट गया क्योंकि लेड ऑक्साइड वाकई में रिड्यूस होके लेड बन रहा है। अब देखिए कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, ठीक है, तो हमारा 3 नंबर भी कट गया क्योंकि एक स्टेटमेंट सही है। हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नंबर 1 और 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, ठीक है। जब आयरन फिलिंग्स के साथ डाइल्यूट HCl ऐड होता है तो क्या होता है, इसमें करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। जब डाइल्यूट HCl जो है आयरन फिलिंग्स के साथ ऐड होता है तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नंबर 2 है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। नंबर 3 आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। नंबर 4 है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर आप देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जब भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो वो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस तो हमें मिल ही रहा है। मेटल सॉल्ट यानी मेटल हमारा क्या था, आयरन, और सॉल्ट में वो HCl का Cl लेकर क्लोराइड बना दिया, तो आयरन क्लोराइड एक सॉल्ट बन गया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। Now question number 8. A student added zinc granules to copper sulfate solution taken in a test tube. Out of the following, the correct observation made by the student will be number 1 is अब सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, जिंक ग्रैन्यूल्स को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक ग्रैन्यूल्स को जब मिलाते हैं तो कौन सा ऑब्जर्वेशन हम देख पाते हैं, क्या जिंक ग्रैन्यूल्स का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, या जिंक ग्रैन्यूल्स जो है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, या जिंक ग्रैन्यूल्स का जो कलर है वो ब्राउनिश ब्लैक में चेंज हो जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स का कोई शेप भी रेगुलर नहीं होता है, उसका कलर भी सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है, शेप रेगुलर नहीं है, वेरिएबल उसके साइज़ हैं, है ना, और वो क्या करता है कि जो भी कंपाउंड है उसमें से कॉपर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और ब्राउन कलर फॉर्म करता है, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक कलर का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 और 3। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो क्या एक कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस इवॉल्व होता है, जो कि हम कैसे टेस्ट कर पाते हैं, एक बर्निंग मैच स्टिक उसके सामने रखते हैं और हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस इवॉल्व हो रहा है, क्या ये सही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है कि नंबर 1 है द मैच स्टिक बर्न स्लोली विथ अ ब्लू फ्लेम, नंबर 2 है द मैच स्टिक कंटिन्यू टू बर्न ब्रिलियंटली, नंबर 3 है द मैच स्टिक बर्न्स विथ एन ऑरेंज फ्लेम, नंबर 4 है द मैच स्टिक एक्सटिंग्विश्ड एंड द गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा स्टेटमेंट सही होगा कि पॉप साउंड जो है ना वो तब हमें मिलता है जब वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस होता है। तो नंबर 4 इज़ करेक्ट कि जो गैस जल रहा है वो पॉप साउंड के साथ जल रहा है, और ये पॉप साउंड गैस जो है वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्स। नंबर 1 है रिएक्शन इन विच 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, नंबर 2 है सब्सटेंस स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, नंबर 3 है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, नंबर 4 है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। तो आपको इसमें करेक्ट रिस्पांस के साथ मैच करना है। ये 4 आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इन 4 के लिए ये ABCD में से क्या सही रहेगा, ठीक है। A है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, B है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, C है रेडॉक्स रिएक्शन, D है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है।
तो नंबर 1 में क्या हो रहा है, रिएक्शन इन विच 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, वो रिएक्शन जिसमें कि 2 सब्सटेंस कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इसमें आपको पता है कि जब भी 2 सब्सटेंस अलग अलग कंबाइन होते हैं तो सीधे सीधे कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जब वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो 1 का तो बी होगा ही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 में सब्सटेंस स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कोई एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर 2-3 बनाता है तो दैट इज़ डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो नंबर 2 का डी हो ही जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, तो जब भी कोई किसी दूसरे को डिस्प्लेस करता है ना, और डिस्प्लेस वही करेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अपने कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो वो हो जाएगा आपका नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन का बात आता है तो सीधे सीधे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, या तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा। जब इस तरह की बात आती है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन से मिलता है, ठीक है। तो 4 का सी है। तो करेक्ट ऑप्शन आप देखिए हमारे पास होगा 1 का नंबर 4 ऑप्शन। 4th ऑप्शन में देखिए 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी। तो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट, इसमें भी मैच है आपका। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट को आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। जब कॉपर और आयरन सल्फेट को आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है लाइट ग्रीन कलर। फिर क्या है, जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाते हैं तो हमें मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट। फिर हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन। जब हम पोटासियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन और ब्रोमीन का रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है पोटासियम ब्रोमाइड एंड क्लोरीन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी एंड 4 का ए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकम्पोज टू फॉर्म येलो प्रोडक्ट एमिटिंग ब्राउन फ्यूम्स। इसमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज होकर येलो प्रोडक्ट फॉर्म करता है और ब्राउन कलर का फ्यूम्स देता है। हमारे पास ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट। तो करेक्ट आंसर होगा लेड नाइट्रेट। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि जब भी लेड नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो वो ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है NO2 एंड येलो रेसिड्यू लेड ऑक्साइड PbO देता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देखिए किस तरह से हो रहा है। तो PbNO3 का होल 2 दैट इज़ लेड नाइट्रेट, वो दे रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो NO2 जो है वो हमारा ब्राउन फ्यूम्स है एंड PbO जो है वो हमारा येलो रेसिड्यू है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया येलो प्रोडक्ट एमिटिंग ब्राउन फ्यूम्स, है ना। प्रोडक्ट हमारा येलो निकलना चाहिए बट वो ब्राउन फ्यूम्स भी एमिट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्शन के थ्रू भी कि लेड नाइट्रेट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए सही है। तो आप यहाँ पे देखिए नंबर 1 में, इन दीज रिएक्शंस ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन दियर सॉलिड स्टेट्स। नंबर 1 है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जितना भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। नंबर 2 वो ये है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो है वो सॉलिड, सिर्फ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट्स जो सॉलिड स्टेट में होता है। नंबर 3 कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट जो है वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है उसमें से एक जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। एंड नंबर 4 कि इन दीज रिएक्शंस ऑल द प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से तो हमें इतना तो ज़रूर समझ में आएगा, कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट इट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में है। अब सवाल ये उठता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या एक प्रोडक्ट जो है एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होता है या सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि एक प्रोडक्ट, एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट जो है सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो ये है कि अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट व्हेन 2 सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, ठीक है। तो हमने पहले भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का चर्चा किया था इसके पहले वीडियो में। वो ये है कि जब 2 सॉल्यूशंस जो है जिसमें कि सॉल्युबल सॉल्ट्स जिसमें होता है वो जब कंबाइन होते हैं तो वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को फॉर्म करते हैं और ये इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो उसको ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, क्योंकि वो तो अब सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो एक सॉलिड की तरह हमें दिखेगा एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इसमें क्या होता है, इसी वजह से कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में एक जो प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा और इस वजह से ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इफ इट गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। नंबर 2 में है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। नंबर 3 में, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इफ इट लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एंड नंबर 4 इज, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इफ इट गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 3 एंड 4। देखते हैं 3 में है, अ सब्सटेंस इज सेड, एक सब्सटेंस तब रिड्यूस्ड कहलाता है जब वो ऑक्सीजन लूज़ करता है रिएक्शन के समय, या फिर वो हाइड्रोजन गेन करता है। ठीक है, या तो वो ऑक्सीजन लूज़ करे या हाइड्रोजन गेन करे, इस केस में वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कहलाता है रिएक्शन के समय। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा। और यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि अ सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड इफ इट गेन्स हाइड्रोजन और लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एंड अ सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड इफ इट गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है किसके बीच में? दो रिएक्टेंट के बीच में। जो इस रिएक्शन के समय परफॉर्म कर रहा होता है, उन दोनों रिएक्टेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होता है। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज, ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होता है, उसको ऑब्जर्व करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 एंड 4 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, अब इसमें से बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो नंबर 1 देखिए दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी रिएक्शन हो बिना एनर्जी के तो वो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो नंबर ए तो करेक्ट है। नंबर बी जो है वो है, एनर्जी इज़ नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें ये क्या कहा गया है कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ना तो वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना ही रिलीज होता है। ठीक है। नंबर सी, डिसोसिएशन ऑफ लेड नाइट्रेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट जो है उसका जब डिसोसिएशन होता है तो उसको कहते हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। नंबर डी, रिएक्शन ऑफ क्विक लैम विथ वाटर इज़ नॉट एन एग्जाम्पल, यानी कि क्विक लैम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी इज़ नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो तब होता है जब एक रिएक्टेंट टूटकर दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, दैट इज़ ए बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, जो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी टूटा और ए और बी अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम एग्जांपल देना चाहें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। सबसे पहले तो है हमारा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब टूटता है तो वो वाटर एंड ऑक्सीजन देता है, जब वाटर टूटता है तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन देता है। तो ये सारे डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन है। तो ये जो जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जो कहा जा रहा है कि एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होगा ना ही रिलीज़ होगा वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के समय, ठीक है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जो सॉल्यूशन होता है ना, तो वो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और इस वजह से वहाँ पर एनर्जी का, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ही होगा, और इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। ठीक है, और इस वजह से ये जो बी स्टेटमेंट है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है ना, तो इसका हम ध्यान रखेंगे, फॉल्स हमें बताना है या करेक्ट बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी यहाँ भी फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। नंबर 1 है, करोजन डज नॉट कॉजेज डैमेज टू आयरन फिलिंग्स शेप्स एंड मेटल। ये तो यहीं पे गलत हो गया कि करोजन जो है वो आयरन फिलिंग्स को डैमेज नहीं करता, जबकि करोजन तो सीधे सीधे डैमेज करता है। ठीक है, तो वो तो यहीं पर हमें दिख गया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर भी हम सारे स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। नंबर बी है, फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अगर हम फैट्स या ऑयल्स को हम एयर में रख दें तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अब नंबर सी है, प्रिजर्विंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आते ही सारी चीज़ें जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और इस वजह से यहाँ पर एसिडिटी नहीं होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वहाँ एसिडिटी भी नहीं है। अब नंबर 4th ऑप्शन है, द स्मेल ऑफ ऑयली प्रोडक्ट्स चेंजेस व्हेन केप्ट अनप्रिजर्व्ड। बात वही है कि वो किसी भी चीज़ का, खाने का सामान हो या कोई भी चीज़ हो, उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ ओनली ऑक्सीडेशन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आते ही चीज़ों में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, तो हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा करोजन डज नॉट कॉज डैमेज, जबकि करोजन कॉज डैमेज।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल AQ यानी एक्वस बी यूज्ड इन अ केमिकल इक्वेशन टू मेंशन इट्स फिजिकल स्टेट। इसमें से जो सब्सटेंस दिया हुआ है इसमें किसके साथ एक्वस यूज़ होगा। इस एक्वस वर्ड से ही हमारा जो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जब हम ब्रैकेट में AQ लिखते हैं एक्वस, इससे ही हमें पता चल जाता है कि जो सामने एलिमेंट या कंपाउंड है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में, क्या वो लिक्विड फॉर्म में, या फिर क्या वो गैस फॉर्म में। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर सी है गोल्ड, नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा गैस से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि ये एक गैस है, तो इसका जी से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक गैस है तो उसको भी जी से रिप्रेजेंट करेंगे। गोल्ड जो है वो एक सॉलिड इसलिए उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हाइड्रोजन एसिड सॉल्यूशन जो है उसको AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो सॉल्यूशन लगते ही वहाँ पर आप इससे भी समझिए कि वहाँ पर एक्वस AQ जो साइन है वो यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप नंबर 1 में देखिए है Fe+2HCl, तो ये हमें दे रहा है FeCl2+H2। नंबर 2 में Cu+O2, ये हमें दे रहा है CuO, और Mg+O2 वो हमें दे रहा है MgO, और लास्ट ऑप्शन है Fe+O2 प्लस वाटर गिव राइज टू Fe2O3 डॉट वाटर। तो इन सब में समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाकी जो 3 है Cu+O2 या Mg+O2 या Fe+, तो ये तो कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। लेकिन जो ऑप्शन ए है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आयरन जो है वो क्लोरीन को हाइड्रोजन से हटाकर अपने पास रख ले रहा है और ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज़, हमें पूछा भी गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसमें, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए Fe+2HCl गिव राइज टू FeCl2+H2। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द रिएक्शन 3Fe+4 वाटर गिव राइज टू Fe2O3+4H2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या यहाँ पर वाटर रिड्यूस्ड हो रहा है, क्या यहाँ पर वाटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, या नंबर डी क्या यहाँ पर आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ए एंड डी। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या ए एंड डी सही है। इस नंबर बी ऑप्शन है क्या ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या बी एंड डी सही है, और लास्ट ऑप्शन है क्या ए बी एंड डी सही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर Fe जो है वो Fe2O3 बन जा रहा है ना। तो यहाँ पे इट मीन्स Fe जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। फिर और देखते हैं वाटर जो है वो H2 में आ जा रहा है, इट मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है, तो वाटर रिड्यूस हो जा रहा है। तो चूँकि Fe जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट, मैं बताई थी आपको, जब कोई चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जब कोई चीज़ रिड्यूस्ड हो तो ऑक्सीडाइजिंग, अपोजिट चलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी एंड डी। ठीक है।